केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज इस बार पहली बार ऐसे नजर आ रही है कि उनके हाव भाव देखिए, उनका चेहरा देखिए, ऐसा लगता है कि इस बार मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने 15 सालों में 11 सालों में काम किया है। पैसा दो और वोट खरीदो। अरे वो ठीक है, तुम बुजुर्गों के लिए करवा रहे हो, वो कुछ दिन के और हैं, चले जाएंगे। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब कहीं जाना हो और बस फेयर देख के या फिर मेट्रो फेयर देख के आपने प्लान कैंसिल कर दिया हो? दिल्ली के लोग बोलेंगे नो इट इज नॉट डन। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो अमित शाह के पास है। जो योगी जी जादू करते हैं वो अमित शाह जी को भी सिखाएं। ऐसे फ्री की रेवड़ियों से लुभाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है युवाओं को। बेसिकली कहते हैं महिलाएं जो है बचत करती हैं, अगर पुरुष को दिया जाए तो वो पैसा खराब भी करता है उसको। जब जान नहीं रहेगी, जब इज्जत नहीं रहेगा तो 2100 रुपए लेकर क्या करेंगे? आतिशी जी का भी रिसेंट वीडियो है, वो खुद का भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गई है। पूर्वांचलियों के साथ होता है भेदभाव। जेएनयू में भी, एमसी में भी। हाँ नहीं, यहाँ पे तो मुझे तो कोई नहीं बोल पाएगा। फिर आप ये बात कैसे कह रहे हो? मैं अभी वीडियो आपको भेज दूंगा, इंटरव्यू होने खत्म होने नहीं भेजेंगे। अगले आधे घंटे में आप लोगों को वोट डालने का मौका मिले, एकदम अगले आधे घंटे में, अगले 15 मिनट में, तो कौन सी पार्टी को वोट करेंगे? मैं बोल तो रहा हूँ सर, कैन आई कंक्लूड? यहाँ पे इक्वल हो गया। Hello and welcome to BW TV and you are watching BW on the road. Aam Aadmi Party is blaming BJP for being copycat and BJP is blaming Aam Aadmi Party as calling them Apada. I am Srijan Swaroop and I am here at IMC Delhi and I will be asking questions to some of the students of this campus regarding Delhi elections, that what are their point of views and what are their opinions. So let's get started. एक बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस किसकी लग रही है, किसकी हवा है? हवा तो आम आदमी पार्टी की ही है, लेकिन बीजेपी को इस बार थोड़ा एज है पिछले 2 बार के अपेक्षा। तो इस बार आम आदमी पार्टी की है हवा, क्योंकि उन्होंने 15 सालों में 11 सालों में काम किया है दिल्ली में। तो लोगों को ये विश्वास है कि केजरीवाल आएंगे तो जो वो काम कर रहे हैं उसको तो कंटिन्यू करेंगे ही, और साथ साथ जो वादे किए हैं शायद उसको भी वो आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की हवा है। एक स्टूडेंट के तौर पे क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी की हैं आम आदमी पार्टी ने, या सिर्फ वायदे बन के रह गए? स्टूडेंट होने के नाते मैं ये देखता हूँ कि दिल्ली में जो प्राइमरी स्कूलों को अच्छा किया उन्होंने, एजुकेशन के लिए कुछ स्कीमें चलाई वो अच्छा किया इन्होंने, पर कुछ चीज़ें गलत भी हुई, जैसे कि स्कूल अगर बना दिए तो उसकी रख रखाव भी करने चाहिए। बहुत सारे स्कूल ख़राब भी हो गए बनने के बाद। तो ये थोड़ा सा उनकी गलतियाँ नहीं कहूँगा, मतलब थोड़ी कमियाँ हैं, मैं ऐसे देखता हूँ स्टूडेंट के। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने इस साल फिर से अपने वादे गिनाए हैं कि अब जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी बसेस में फ्री राइड्स दी जाएंगी, और इंक्लूडिंग मेल एंड वुमेन जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेट्रो में 50% का रिबेट दिया जाएगा। क्या लगता है कि इसके आने से जो स्टूडेंट्स हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनके डेली एक्सपेंसेस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, बचत होगी, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। यहाँ आईएमसी में आप देखें तो दूर दूर से लोग आते हैं, तो दिन का अगर आप मेट्रो से आते हैं तो लगभग 100 रुपये तक का भाड़ा हो जाता है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये एक वेलकम स्टेप है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2100 रुपये देगी वुमेन को, बीजेपी कह रही है 2500 देगी, कांग्रेस भी कह रही है 2500 देगी। अगर ऐसे स्कीम्स अगर स्टूडेंट्स के लिए लाए जाते हैं, स्टूडेंट्स को अगर दिया जाता दिल्ली में, तो क्या लगता है कि स्टूडेंट्स ये वैल्यू ऐड करता है स्टूडेंट्स के एक्सपेंसेस में, या फिर ये रेंट में निकल जाता, या फिर खाने पीने में निकल जाता अगर स्टूडेंट्स को दिया जाता? ये जो आम आदमी पार्टी के 2100 रुपये देने के वायदे हैं युवाओं से, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि आत्मनिर्भर, जहाँ एक तरफ आत्मनिर्भर बनने की बात होती है, आप ये एक बेसिकली एक चुनाव में लोगों के वोट को लुभाने का एक तरीका है। आप उनके लिए शिक्षा व्यवस्था सही करो, पब्लिक हेल्थ सही करो, अवेयरनेस क्रिएट करो, और ऐसे फ्री की रेवड़ियों से लुभाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है युवाओं को बेसिकली। अच्छा, तो आपका कहना है कि मतलब कोई फ़ायदा नहीं है 2100-2500 रुपये में, आप कुछ कह रहे हैं क्या इस पर? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर योजना की शुरुआत देखें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से हुई थी, लाडली बहन योजना के नाम से, और 2100 रुपये देकर वोट खरीदा गया था। सिमिलरली हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में यही हुआ। महाराष्ट्र में बड़ा चल रहा था कि शिवाजी के मूर्ति के साथ घोटाला हुआ है, और शिवाजी कितने बड़े आइकन है महाराष्ट्र में, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मुद्दा नहीं चला। लाडली बहन योजना उधर थोड़ा बदल के मराठी टोन में करके वहाँ पर भी वोट खरीद लिया गया।
सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में भी यही चल रहा है कि पैसा दो और वोट खरीदो। तो भविष्य की राजनीति के लिए ये मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है भारतीय राजनीति। दिए जा रहे हैं, जो मुफ्त की रेवड़ियाँ दी जा रही हैं, बिल्कुल दी जा रही हैं। और मैं ये इसको एक पार्टी को कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी है, और इवन अब कांग्रेस भी इसी ढर्रे पर चल रही है। तो निराशाजनक स्थिति है एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में। आई थिंक मुझे लगता है फ्रीबीज को आपको बाइफरकेट करके देखना पड़ेगा, पॉजिटिव मेरिट फ्रीबीज और डीमेरिट फ्रीबीज। कैसे डिफरेंशिएट? ऐसे देखें कि अगर इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री है, अब 200 यूनिट तो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ही यूज़ करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी तो एक ऐसी चीज़ है जो उसको इनेबल करेगी एजुकेशन में। इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज़ है जो उसको एम्पावर करेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर सब्सिडी दी जा रही है 200 यूनिट तक, भाई जिसके घर बहुत ज़्यादा एसी चल रहे हैं उसको तो वैसे भी उसका फ़ायदा मिल नहीं रहा है। तो ये तो एक पॉजिटिव फ्री भी है। वैसे ही अगर आप देखें 2100 अगर महिलाओं को जाएगा तो महिलाएं कहते हैं महिलाएं जो है बचत करती हैं, और जो है वो जो है अगर पुरुष को दिया जाए तो वो पैसा खराब भी करता है उसको, लेकिन महिलाएं जो है उसको एक पॉजिटिव काम में लगाती हैं। यदि उसको टारगेटेड मतलब कि एक इनकम ब्रैकेट सेट कर दिया जाए और फिर 2100 रुपये दिया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आत्मसम्मान की बात है। महिलाएं जो है 21 जो है पैसे नहीं बचा पाती, उनके हर एक पैसे का हिसाब किया जाता है। तो ऐसे में 2100 रुपये की अगर मदद होगी तो वो अपने बच्चों में, उनके एजुकेशन में, अपने कोई निजी जो है अपनी कोई निजी हैबिट को जो है वो पूरा करने के लिए यूज़ में ला सकती हैं, जिसका उनसे हिसाब लिया जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है। क्या करें? जब जान नहीं रहेगी, जब इज्जत नहीं रहेगा तो 2100 रुपये लेकर क्या करेंगे? आप जाइए दिल्ली की महिलाओं से पूछिए कि वर्क प्लेस में वहाँ पे कितनी स्वतंत्रता है, क्या उनकी इज्जत की सम्मान हो रही है, क्या वो इज्जत से वहाँ पे काम कर पा रही हैं? नहीं कर पा रही हैं, वो परेशान है। फ्री बस सेवा उनको कार्य तक तो पहुंचा देगा जहां वो कार्य कर रही हैं, लेकिन जहां वो कार्य कर रही हैं क्या उनको वहां पे स्वतंत्रता मिल रही है? इसकी बात स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, या फिर वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इशूज है। स्वतंत्रता का कहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको काम करने दिया जाए, आप इज्जत से काम करें, क्योंकि आप एक स्वतंत्र देश में रह रही हैं तो उस तरीके से आपको काम करने का मौका मिले। तो जब इज्जत ही नहीं रहेगी तो 2100 रुपये में इज्जत तो खरीदी नहीं जा सकती। इज्जत तो बड़ी चीज़ होती है, तो इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि चुनाव बड़े मुद्दों पर लड़ना चाहिए। 2100, 2500, 2600 बड़े मुद्दे जैसे क्या आपके हिसाब से क्या होने चाहिए? बड़े मुद्दे मैं देखना चाहता हूं कि आज भी जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, 3 बड़े कूड़े के ढेर दिल्ली में लगे हुए हैं, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता है? एक पोल्यूशन का मुद्दा बनता है तो केजरीवाल कह देते हैं हरियाणा से आता है, पंजाब कुछ दिन पहले मनोज तिवारी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम उस लैंडफिल को हटा करके पार्क बनवाएंगे। बहुत अच्छा। मनोज तिवारी की बात क्यों कर रहे हैं आप? वो रिलेवेंट नहीं है यहाँ पे। रिलेवेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। 2020 के चुनाव में उनको मुद्दा बनाया, चेहरा बनाया गया था, उसके बाद वो गायब हो गए। सांसद बन जाते हैं मोदी जी के कृपा से, लेकिन फिर वो रिलेवेंट यहाँ पे है नहीं। इवन मैं बोल रहा हूँ बीजेपी का कोई नेता यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है एक बार फिर से, तो ये बीजेपी के लिए आनी है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पोल्यूशन के मुद्दे पर, सड़क के मुद्दे पर, गरीबों के मुद्दे पर आप अभी भी जाइए गरीबों के पास, चाहे कहीं भी जहाँ पर वो रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो मुद्दे नहीं बन रहे हैं, ये दुख की बात है। हेल्थ केयर से रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कंसेक्यूटिव। पहला क्वेश्चन ये कि आम आदमी पार्टी है, वो कह रही है कि हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका मुफ्त इलाज करवाएंगे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। उसके बाद बीजेपी कह रही है कि हम 10 लाख तक का हेल्थ कवरेज देंगे, 25 लाख तक का कह रही है कांग्रेस देगी हेल्थ कवरेज। तो क्या लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मतलब पहले सीनियर सिटीजन की बात कर लेते हैं कि हेल्थ कवरेज ज़्यादा हो तो अच्छा है कि फ्री की चीज़ें अगर मिल रही हों, फ्री ट्रीटमेंट, वो अच्छा है? आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से ये फ्रीबीज और मैकेनिज्म का जो मुद्दा है ना, इसको लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लाया जा रहा है। अच्छा। आप 2100 देके आप अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो रहे हैं। आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे कि आप 2100 अपने पास ही रखिए, लेकिन आप मैकेनिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप ऐसी चीज़ें बिल्डअप करेंगे जिससे उस 2100 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। देश में, दिल्ली में, स्पेशली राजधानी में जब G20 कॉरिडोर्स बनाए गए, ब्यूटिफिकेशन किया गया, आपने प्रॉपर ब्यूटिफिकेशन ना करके बस उसे कवर अप कर दिया। अब आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। आतिशी जी का भी रिसेंट वीडियो है, वो खुद कभी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गई हैं। मोहल्ला क्लिनिक से बहुत बार लोगों के बीमार होने की, ICU तक जाने की बहुत बार वीडियोज़ और रिपोर्ट सामने आई हैं। तो सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक बना देने से नहीं हो सकता है। अगर आपने मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग नहीं करा है तो आप बोल दे कि उसके बाद तो आप बिल्कुल हाई क्लास पेरिस, लंदन, आप जो बनाना चाहे बनाएं, पर वो जब उसमें रहने वालों को वैसा फील नहीं होगा। अभी आपने महिलाओं का भी
महिलाओं की भी बात की, तो आप कितने भी 2100 क्या 21,000 भी दे दीजिए, पर वो 21,000 या 2100 या 2,000 भी लेके रोड पे चलने वाली सेफ्टी फील नहीं कर पा रही है, तो आप 21,000 भी दे देंगे तो कोई फायदा नहीं है उस बात का। ये इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, और इन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर की बात की, और योगी जी भी आए थे। योगी जी ने कहा कि मैंने जो है वहाँ माफिया राज खत्म कर दिया। तो मेरी तो अपील रहेगी कि योगी जी जो है वो अमित शाह जी को भी सिखा दें ये, क्योंकि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो अमित शाह के पास है। तो जो योगी जी जादू करते हैं वो अमित शाह जी को भी सिखाएं, क्योंकि दिल्ली तो आधी सरकार है, दिल्ली केजरीवाल के पास तो पुलिस नहीं है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो वो सीधा जुड़ता है। मैं एक बड़ी बात यहाँ पर अपने हिसाब से बोलने की कोशिश करूँगा। जैसे कि उन्होंने बोला कि मोहल्ला क्लिनिक में बहुत लोग बीमार होकर आते हैं, सही बात है, बहुत ऐसे केसेस देखने के लिए आते हैं, लेकिन बीजेपी के पास विकल्प क्या है? क्या वो अल्टरनेटिव दे रही है मोहल्ला क्लिनिक की? वो तो ये बोल रही है, आज ही के अखबार में छपा, मैं पढ़ रहा था। बीजेपी तो हमें यही कह रही है, ज़्यादातर यही कह रही है कि जो भी अभी योजनाएं चलाई जा रही है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसका मतलब आपके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं है, आप उसको लेकर चलना चाहते हैं। आपने मान लिया कि अगर हम मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को कंटिन्यू करेंगे, तो यानी केजरीवाल की योजना एक कल्याणकारी थी। केजरीवाल कॉपी उनकी एक वैचारिक जीत है केजरीवाल की भारतीय राजनीति में, कि उनके जो प्लान्स उन्होंने जो दिए हैं उसको बाकी सारी पार्टियां लागू कर रही है, इवन कांग्रेस, इवन बीजेपी, मोदी जी भी लागू कर रहे हैं। कि बड़े बड़े ब्रैकेट्स में लिखा जा रहा है कि जो भी पहले कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी वो सब दिल्ली वालों को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से ये केजरीवाल की जीत मैं मानता हूँ। वैचारिक रूप से जीत है, लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं मामला एकदम कांटे का है। अगर रिजल्ट में 35-35 भी नजर आ जाए तो उस पे हैरान मत होइएगा, क्योंकि केजरीवाल की साख पे तो लग रहा है कहीं ना कहीं लग रहा है केजरीवाल थोड़ा डरे हुए हैं। आपको केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज इस बार पहली बार ऐसे नजर आ रही है। वो बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ ले? प्रवेश वर्मा पे सीधा अटैक कर रहे हैं। केजरीवाल जी प्रवेश वर्मा पे कब से अटैक करने लगे? वो तो सीधा मोदी जी कैसी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है केजरीवाल? मतलब कि उनके हाव भाव देखिए, उनका चेहरा देखिए, ऐसा लगता है कि इस बार मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है, हाथ से निकलने वाली है। हाँ, हो सकता है इस बार, क्योंकि इस बार क्या है ना कि उनकी साख पर जो केजरीवाल 2015 और 2013 में मोरालिटी के साथ जीते थे, उनकी मोरल एक लगता था कि भाई केजरीवाल नेता है ईमानदार छवि के साथ, इस बार उस पर बीजेपी ने डेंट किया है। वो सही है गलत वो बाद में तय होगा, लेकिन डेंट तो किया है। फिर आते हैं यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए, जैसे हम कोटा का एग्जाम्पल लें कि बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, दिल्ली का भी लें तो बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, क्या मेंटल हेल्थ मायने रखता है स्टूडेंट्स के लिए? कितना मायने रखता है? अगर मैं बात करूं मेंटल हेल्थ की और स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट को कुछ नहीं मिल रहा है। सब घुमराह करते हैं, जनता को भड़काते हैं, स्टूडेंट को भड़काते हैं, बोलते हैं, हर पार्टी बोलती है कि हम इतने देंगे, 2100 देंगे, 2500 देंगे, 25 कांग्रेस बोलती है हम 2500 देंगे, बीजेपी बोलती है हम वुमेन को देने की बात की जा रही है, और बाद में कुछ मेट्रो में आधा किराया माफ कर, हाँ आधा किराया माफ कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंटों के लिए कुछ नहीं होता है। मैं मेंटल बात कर रहा था कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपके हिसाब से, कि एक स्टूडेंट के लाइफ में मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है? वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर जब तक वो नहीं है तो फिर क्या होगा, इसलिए। तो क्या नहीं लगता है आपको कि मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए इतनी सारी चीज़ें लेके आ रही है सरकार, ठीक है, अलग अलग पार्टीज लेकर के आ रही है, तो मेंटल हेल्थ के लिए कुछ चीज़ अब मैं बोल रहा हूँ कि जितना तुम नागरिकों को, बड़े बड़े बुजुर्गों के लिए कर रहे हो, उतने बच्चों के लिए करो ना, स्टूडेंटों के लिए करो ना, तो देश आगे बढ़े। तुम जनता के लिए कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात, स्टूडेंट के लिए भी तो करो कुछ। क्या आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, और क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए स्टूडेंट के लिए? जैसे कि ये क्या बोलते हैं, बुजुर्गों के लिए बोलते हैं कि हम बीमा करवाएंगे 10-10 लाख का। अरे वो ठीक है, तुम बुजुर्गों के लिए करवा रहे हो, कुछ दिन के और हैं, चले जाएंगे देश छोड़ के, लेकिन जो अब नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए तो कुछ नया लाना चाहिए ना देश के लिए, तभी तो देश में विकसित होगा, विकास होगा। और बात के क्या बोलते हैं, बीजेपी हर वक्त बोलती है और कि हम मतलब मंदिर मस्जिद के पीछे पड़ी रहती है कि मंदिर मस्जिद खोदो, उससे कुछ नहीं होगा। जब लोग तो कह रहे हैं कि अयोध्या बना तो उसके बाद से वहाँ पे सारी चीज़ें बढ़ गई, व्यापार बढ़ गया, वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ गया। यार अगर वो अयोध्या में राम मंदिर बनवाया बीजेपी ने, बोलते हैं हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, तो बनवाया था तो बीजेपी अयोध्या में जीती क्यों नहीं है? अच्छा। जीतना चाहिए था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, अगर यही पड़े रहते हैं, वो बोलते रहते हैं कि हम मतलब धर्म, जब इंसान नहीं रहेगा तो धर्म क्या करेगा? धर्म ही नहीं, जब इंसान रहेगा तब भी तो धर्म चलेगा ना। अच्छा। मेंटल हेल्थ जो है और फिजिकल हेल्थ जो है कि स्टूडेंट का, क्योंकि वो
कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत मायने रखता है। तो क्या इसके लिए कोई स्कीम आनी चाहिए जो ध्यान दे खास करके स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे और उनके सेल्फ डेवलपमेंट पे? क्या लगता है? मेंटल हेल्थ में गवर्नमेंट का एक्टिवली पार्टिसिपेशन तो मुझे लगता है कम होगा, क्योंकि बहुत दूर की बात बहुत लगती है दूर ये। की बात लगती है, क्योंकि वो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी बहुत मायने रखता है हमारे मेंटल हेल्थ पे। हमारी पढ़ाई कितने दिनों से चल रही है, हम कितने दिनों से असफल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। 2 क्वेश्चन के साथ मैं कंक्लूड करूंगा, एंड करूंगा इस पब्लिक ओपिनियन को। एक क्वेश्चन ये कि क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब कहीं जाना हो और बस फेयर देख के या फिर मेट्रो फेयर देख के आपने प्लान कैंसिल कर दिया हो? कभी हुआ ऐसा? कैंसिल तो नहीं किया, बट अभी हम लोग सोचना पड़ता है। हाँ, रिपब्लिक डे की परेड खत्म करने के बाद वापस आने के लिए सोच रहे थे। अच्छा। तो वो थोड़ी दिक्कत हो आपको जाती कभी है। कैंसिल करना पड़ा है, मतलब या सोचना पड़ा है कि यार बहुत ज़्यादा फेयर है, बाद में चल लेंगे या अभी नहीं जाते? ऐसा? नहीं, कभी नहीं सोचना पड़ा अच्छा, है। ऐसा नहीं है। अगर अगले आधे घंटे में आप लोगों को वोट डालने का मौका मिले, एकदम अगले आधे घंटे में, अगले 15 मिनट में, तो कौन सी पार्टी को वोट करेंगे? जल्दी से बताइए। मैं बीजेपी को। आप नोटा। नोटा? आप? बीजेपी। आप? आम आदमी पार्टी। आप? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। चलिए एक और एक रैपिड फायर राउंड है बस, कि हो गया ना 35-35। यहाँ पे इक्वल हो गया है। बस एक लास्ट रैपिड फायर राउंड खेलते हैं कि सपोज कीजिए कि आप दिल्ली के सीएम हैं थोड़ी देर के लिए, तो अगर एक प्रॉमिस आप कर सकते सारे स्टूडेंट्स हैं दिल्ली के, तो वो कौन सी प्रॉमिस होती अपने डेली लाइफ को देखते हुए? एक प्रॉमिस। मैं छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और उनके रहने के लिए व्यवस्था करा था, क्योंकि यहाँ के जो लैंड लॉर्ड हैं बहुत ज़्यादा पैसा मांग लेते हैं, रूम रेंट ये सब। बहुत अच्छा। गर्ल सेफ्टी, जो बाहर से आते हैं, दिल्ली के तो है ही, और जो यूपी बिहार से आते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। इवन हमारे एक साथ में भी कुछ लड़कियां हैं जो बेड़सरा जैसे इलाके में रहती हैं, लेकिन वो लोकेलिटी उनको नहीं सूटेबल हो पाती है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप क्या करते हैं? मैं ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करती जो मेरे फेलो मेट्स जो बाहर से भी आ रहे हैं, और मैं भी बीइंग अ डिलाइटी अगर यहाँ रह रही हूँ, तो पहले तो वुमेनों की मुझे सेफ्टी रहे, बाहर मैं कभी भी निकल सकूँ, मुझे ये ना सोचना पड़े कि मैं बस लूँ या मेट्रो लूँ, किस तरीके का क्राउड होगा दोनों जगहों पे, अलग अलग डाइवर्सिफाइड। और उसके बाद मैकेनिज्म ऐसा हो कि लैंडलॉर्ड्स की मोनोपोली ब्रेक हो सके, जिससे ये ना हो कि कोई कुछ भी मांग रहा है और हम उस विशियस साइकिल में हैं, हमें देना ही पड़ रहा है, सब अफोर्ड नहीं कर आप सकते। क्या प्रॉमिस करते हैं? देखिए, दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ की बहुत कमी है जो दिल्ली सरकार द्वारा संचालित हों। एक तो वो, और दूसरा एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का त्वरित निर्माण किया जाना चाहिए, अच्छा। जिसमें स्पोर्ट्स को एज अ सब्जेक्ट लेकर पढ़ाया जाए, क्योंकि आपने देखा ओलंपिक्स में भी जैसा हमारा प्रदर्शन रहा, उसका ये भी कारण है कि हम स्पोर्ट्स को एज अ सब्जेक्ट लेकर काम नहीं करते, और अभी वही पुरानी सोच की खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ओके, आप क्या करते हैं? मैं चूँकि पूर्वांचल से आता हूँ और मैं पिछले दिनों गया हुआ था वहाँ पे मुखर्जी नगर में, जो पूर्वांचल से आते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए छात्र, तो आप बहुत लोग दिल्ली के नाम माने, दिल्ली के लोग बोलेंगे नो इट इज़ नॉट डन, ना तो क्या बट है पूर्वांचलियों के साथ होता है भेदभाव। क्या होता है? और उनको फील कराया जाता है कि अरे यार ये तो बिहार से है, बिहार कह के बिहारी कह के हंस देते हैं, बिहारी तो बोलो जेएनयू पर में भी, हंस एमसी में भी। हाँ, नहीं यहाँ पे तो मुझे तो कोई नहीं बोल पाएगा। फिर आप ये बात कैसे कह रहे हैं? आई कैन गिव इट बैक, बट नॉट ऑल द बॉयज फ्रॉम पूर्वांचल। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला जो ये बोलते हैं कि हाँ हमारे साथ भेदभाव होता है, और दिल्ली के सीएम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि पूर्वांचल, मैं बोल तो रहा हूँ सर, कैन आई कंक्लूड? तो अरविंद केजरीवाल बहुत बार बोलते हैं कि पूर्वांचल के लोग भर भर के आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, दिल्ली के जो संसाधन हैं लूट रहे हैं। तो मैं इस प्रकार की मानसिकता को खत्म करने की कोशिश करता और उनको एक क्या करते, क्या ऐसी चीज बोलते, आप क्या ऐसा प्रॉमिस करते जिससे ये मानसिकता खत्म हो जाती है? मैं लोगों की मानसिकता कैसे बदल सकते हैं? मानसिकता में कोशिश करता, मैं ऐसे बयान न देता, मैं अपने मंत्रियों को देता कि उसको सेफ इंपॉर्मेंट दो, या फिर जो पूर्वांचल से सपोर्टिव बयान दे सकते हैं। बयान दो, और मतलब कि केजरीवाल ने नहीं कहा कभी भी कि गंदगी मैं फैला आपको रहे वीडियो अभी हैं, भेज रोहिंग्या देता। कहा था जेपी नड्डा ने। मैं अभी वीडियो आपको भेज दूंगा, इंटरव्यू होने खत्म होने नहीं के बाद भेजेंगे। आपको पता चल जाएगा। अगर ठीक आप है। चाहते हैं तो मैं अभी भिजवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो आई वाज एट JNU and I was asking question to all these students of JNU IMC. Hope you like the video. Thank you for watching. Thank you so much.